ओके, राइट। हाय, हजेला आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सन 2007 के बाद लगातार हर कुछ कुछ समय पे ये मुद्दा उभर के आ जाता है। आखिर ये मुद्दा क्या है? बहुत ही फेमस मुद्दा है, दो देशों के बीच की नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर के, जिसे कहा जाता है सिंधु नदी समझौता 1960 1960s का। और 1960 का है तो आप समझ सकते हैं काफ़ी पुराना है। आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो रिवर है, अगर मान लीजिए कभी हम देखते हैं, सामान्य तौर पे अगर मैं बात करूं, अगर घर में दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, भाई ये घर का हिस्सा मैं लूंगा, ये घर का हिस्सा मैं लूंगा, तो क्या करते? पंचायत बैठ जाती, कुछ नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते हैं, और वो कहते भाई देखो, लड़ो मत, बेहतर है कि आधा आधा कर लो, या इसको इतना दे दो, इसका इतना दे दो। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, दोनों देश अलग अलग हुए, तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के भी झगड़े हुए कि भाई रिवर अगर है, तो अगर इंडस रिवर जो पूरा सिस्टम है उसमें कितनी रिवर्स हैं? अच्छा भाई, छः हैं, तो चलो तीन का उपयोग आप करोगे, तीन का उपयोग हम करेंगे, कि पूरब की नदियाँ और पश्चिम की नदियाँ, इस तरह से बांट दिया गया। तो वो है। लेकिन होता कुछ ये है कि कई बार हम देखते हैं परिवार में, जैसे कुछ जिद्दी बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि समझौता जो हुआ है उसको भी हम नहीं मानते। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि इंडिया ने अगर किसी रिवर पर, जो कि मेन रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, उस पर एक डैम बना दिया। और जो पहले जो 1960s में वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन में एक जो एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, उसमें एक क्लॉज है कि हम पानी को बहने देंगे, पानी को इस तरह से नहीं रोकेंगे कि हम कोई बड़ा डैम बना दें। मतलब पानी को रोक करके एक टनल में डाल करके टरबाइन चला करके बिजली बना दी, हमने पानी को रोका नहीं। राइट। सो रोका नहीं। तो ये कुछ उसी तरह की बात है। ये जानना जरूरी कि आखिर झगड़ा किस बात पर है, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझ पाएंगे। आप में से कितने लोगों ने स्वदेश मूवी देखी है? नहीं देखी है? ओके। टरबाइन कैसे काम करता है, बिजली कैसे बनती है, सब जानते हैं आप लोग? कभी अगर मौका मिले तो देख लीजिएगा। अच्छा, किसी ने साइकिल में जो डायनमो लगता है वो देखा हुआ है? देखा है? कभी विंड टरबाइन देखी है आपने? तो सामान्य तौर पे बिजली कैसे बनती है अगर मैं कहूँ, तो डायनमो का जो सिद्धांत होता है वो रहता है। क्लियर है? एक मोटर है, और उस पर पानी आएगा, पानी से चलेगी, हवा से चलेगी, या उसको हम किसी तरह से इंजन से चलाते हैं, तो उससे जब वो चलेगी तो वो बिजली जनरेट करती है। ठीक है? आर्मेचर वगैरह जो होता है, मैं उसमें इलेक्ट्रिकल में नहीं जाऊँगा, बस मैं एक बता दूं, एक मोटर होती है, अगर वो चलती घूमता है उसका पहिया, तो बिजली जनरेट होती है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए पानी ऊपर से हमने छोड़ा और नीचे वो मोटर लगा दी, टरबाइन लगा दी, तो आ रही हो पानी तो निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पानी को हमने कहीं और डाइवर्ट कर दिया है, बट एग्रीकल्चर यूज़ के लिए भी है। सो हम बातें तो कर रहे हैं, हम क्यों ना ऐसा करते कि इसके जो क्लॉजेज हैं हम उन पे बात करते हैं, ताकि एग्जैक्ट क्या है वो आपको पता चल जाएगा, और डिस्प्यूट क्या है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, किशन गंगा प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ पर है, और रातले प्रोजेक्ट कहाँ पर है, इन पे क्या डिस्प्यूट है। क्लियर है? कितने कितने मेगावाट का है, हम इस पर बातचीत कर लेंगे। राइट। और ध्यान रखें इस बात को, जब हम ये आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपने सिर्फ इतना ध्यान नहीं रखना है कि इंडस हो गई, चेनाब हो गई, झील हो गई है, बल्कि आपने ये देखना है कि आखिर इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, अर्थात इनकी जो सहायक नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, उन पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है? और ऐसी कौन सी रिवर है जो कि बॉर्डर बनाती है, कोई ऐसी नदी है जो आ रही है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, चेनाब। राइट। ये है हेयर पिन, अगर यहाँ देखें तो राइट कहाँ पर है। ठीक है? सबसे लंबी नदी, और जो चाइना में किस किस का ओरिजिन है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। खबर हम यहाँ देख रहे हैं कि मेन से रिलेटेड, बट प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, मानसरोवर से, ओ इंडस। ठीक है? देन इसके अलावा और कौन सी जा रही है रिवर, कौन सी है, तो हम देखते, राइट। तो ये राकस ताल, गुड। तो ये हमें जानना जरूरी है, आखिर उसका ओरिजिन कहाँ होता है, और वो जाकर के किस बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है, क्या वहां पर कोई शहर है। राइट। और जब हम इंडस की बात करते हैं, तो आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ेंगे आप लोग। तो वहां पर जब भी कभी न्यूज़पेपर में इस तरह की खबरें अगर हाईलाइट होती आती हैं, तो आपने उससे रिलेटेड ज्योग्राफी की जो भी इंफॉर्मेशन है,
पॉलिटी से रिलेटेड है, या इंटरनेशनल इश्यूज किसी तरह के जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, या हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपने वो सब चीज़ों पे कवर करना है, सब कुछ पढ़ना है। जैसे आपने कोई न्यूज़ देखी न्यूज़पेपर में, टीवी पे देखी, आपने यहाँ के साइट पे देखी, आपने उन सभी को कवर करना हो। और हमारी यहाँ कोशिश होगी हम उन सारी खबरों पर चर्चा करें और आपके दिमाग को इस तरह से खोल दें कि आप जैसी कोई न्यूज़ देखें और आप अपने जो पेपर आएगा प्रीलिम्स का या मेंस का, उसके कम से कम 75% प्लस क्वेश्चन आप खुद ही गैस कर लेंगे कि इस बार के पेपर में ये टॉपिक आने वाले हैं। राइट, मैं कई बार बोलता हूँ ना कि मैं मछली दूंगा नहीं, मछली पकड़ना सिखा दूंगा। तो राइट, यही मेरी स्ट्रैटेजी होती है। तो हम जो भी खबरें देखेंगे उससे जुड़े हुए जितने भी डायमेंशंस होते हैं, जितने आयाम हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो चलिए बेसिक सी चीज़ें हम बता देते हैं कि इंडस रिवर क्या है। जैसे कि यहाँ कहाँ से निकलती है? मानसरोवर राजस्थान से, राइट, और ये जा रही है और यहाँ निकल गई। अच्छा, यहाँ से जुड़ी दो बातें और हैं, एक है एलओसी और एक है एलएसी। क्या आप जानते हैं क्या होता है एलओसी? लाइन ऑफ, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, वो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और एलएसी, राइट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना। इसमें तो मूवीज भी बन चुकी है ना, राइट, आप सभी जानते हैं। सो वो भी हमें इस मुद्दे पे ध्यान रखना कि जब भी अगर यहाँ की चर्चा कर रहे हैं, ओके, एक दो चीज़ें और मैं बताता हूँ, क्योंकि ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या कोई ऐसा ग्लेशियर है जहाँ पर, यहाँ पर है कोई, इस जगह पे उसकी कोई लोकेशन है? सियाचिन ग्लेशियर, याद रखिएगा। K2 कहाँ पर है? पीओके में या उनके लिए इंडिया ऑक्युपाइड, राइट, वो यहाँ पर है K2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, तो जब भी कभी मैप आता न्यूज़पेपर में तो आपने देखना उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपने एक जगह कलेक्ट करनी है अपने ब्रेन के अंदर, मतलब उसको प्रोसेस कर लेना कि इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे और हमने ऐसे करना है। क्लियर है? ओके, सो मेरी क्लास कंप्लीट क्लास होगी जहां पे हम जिस टॉपिक पे पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इंटरनेशनल अफेयर्स, हिस्ट्री, कुछ भी बनेगा हम उन हर मुद्दे पे बात करेंगे। तो यही मेरी करंट की क्लास की खूबी है, जो इतने सालों से जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सो हम स्टार्ट करेंगे। पहली हमने बात की इंडस रिवर ट्रीटी क्या है। तो कहानी सुना चुका हूँ, आप लोगों को पता चल गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन सभी के पानी के बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। क्लियर है? ठीक है, अब ये किस किस के, कौन से प्रधानमंत्री, कौन से राष्ट्रपति, तो देखिए इस पे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा अच्छा अच्छा ये उस वक्त कौन थे, जनरल अयूब थे या नेहरू थे, तो वो आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो जान लीजिएगा, वो बातें भी जान लीजिएगा। अब आता है बड़ा सवाल कि किसका इन नदियों पे अधिकार है। तो पाकिस्तान के पास कौन सी नदियां हैं? तो हम बोलेंगे वेस्टर्न साइड वाली, पश्चिमी वाली। ठीक है, और इंडिया के पास कौन सी रहेंगी? तो इंडिया के पास रहेंगी ईस्टर्न वाली, राइट, तो सतलज, व्यास और रावी रिवर। ठीक है, देन अब आपने जब ये पढ़ेंगे तो यहाँ एक चीज पे और ध्यान रखना है, वो क्या होगा कि इनके ऊपर जो मेजर, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उनका नाम याद रखना है। अगर मैं पूछूं आपसे कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी है, तो आप बोलेंगे अरे सर वो तो इंदिरा गांधी नहर है। तो मैं कहूँगा अच्छा इंदिरा गांधी नहर है तो उसको पानी कहाँ से मिलता है? फिर क्या जवाब देंगे आप? इनमें से कौन सी रिवर है? व्यास है, रावी है, सतलज है? मुझे लगता है सतलज है, राइट, ऐसे ही है ना, राइट। तो अब आपने इन बातों को ध्यान रखना है। अच्छा, फिर आप कहेंगे भाखड़ा नंगल, यस, भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग डैम है, किस पर है वो? पता नहीं तो ये आप लोग मुझे जवाब देंगे, और जो लोग अगर इसको यूट्यूब पे देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, ठीक है, जवाब तो अभी मिलने वाला, बट आप लोग बताएंगे। क्लियर है? क्लास वाले भी और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो उनके लिए भी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि भाखड़ा और नांगल जो प्रोजेक्ट हैं वो किस नदी पर हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हमने ध्यान रखा ये पूर्व की नदियाँ कौन सी, इंडिया के पास किसका है, और ये क्लियर है। और कुछ कुछ दिख रहा है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है ये? तो किस रिवर पर है ये, कौन सी रिवर है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, बताइए। अब क्लियर हो गया? मैंने कहा ना आंसर यहाँ मिलेंगे आपको सारे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर ये आ जाएगा, अच्छा रातले प्रोजेक्ट किस पर है? इंडस पर है, राइट, या फिर चेनाब पर है, किस पर है? रातले प्रोजेक्ट किस पर है, कौन किसकी है? तो किशन गंगा एक रिवर है, राइट, और वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस में मिल जाती है, झेलम में या चेनाब में? तो ये भी क्वेश्चन बनेंगे।
तो इन दोनों रिवर से रिलेटेड आएगा कि अच्छा एक झेलम पर है और एक है किशनगंगा है तो झेलम, और रातले तो चिनाब। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो चाहे पहले पूछे जा चुके हैं, लेकिन आज हो सकता है वो क्वेश्चन ना पूछे बट घुमा करके दूसरी तरफ से कान पकड़ लिया जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हमेशा रही हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी के अगर आप पुराने पेपर देखें तो ये भी आ जाता है कि इसकी राइट साइड से कौन सी इसमें मिल रही है और लेफ्ट साइड से कौन सी है, ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि पढ़ना कैसे। मैं उसी के अकॉर्डिंगली पढ़ाता हूँ। यहाँ आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो देखें अगर प्रिलिम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पता चलता है कि किशन गंगा प्रोजेक्ट क्या है, रातले प्रोजेक्ट क्या है, और इंडस वाटर ट्रीटी इसका आर्टिकल 9 क्या है, जिस पर कि क्या बोलते हैं विवाद हो गया, डिस्प्यूट हो गया। भाई इसी में तो वो चीज़ें, तभी तो इंडिया बोलने लग गया। वर्ल्ड बैंक का क्या है इसमें, न्यूट्रल जो एक्सपर्ट है उसका रोल क्या है, यहीं से चीज़ें निकल के आती हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो गया, इंडस और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सिंधु उसकी सहायक नदियाँ, तो वहाँ से क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आपको बताया। क्लियर है? मेंस में किस तरह का आएगा तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है कि दो देशों के बीच के मामला है ये। क्या ये दो देशों के बीच का मामला है या तीन देश हैं इंडस रिवर में? कौन कौन से? ओरिजिन कहाँ होता है? चाइना में। देन फिर कहाँ से? और एक और चीज़, अब अगर आपसे पूछा जाए कि पीर पंजाल है यहाँ पर कौन सी रेंजेस हैं तो आपको वो भी मालूम है। काराकोरम कहाँ पे इसके ऊपर है या नीचे है, तो ये भी जानना जरूरी है। जैसे मध्य प्रदेश में आता है ना कि नर्मदा किन दो श्रेणियाँ रेंजेस के बीच में बहती है, तो ऊपर सतपुड़ा है या विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा या विंध्याचल है, मालूम है ना आपको? ऊपर कौन सी है और नीचे? गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ना है आपने। ठीक है, सो यहाँ पे भी ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखें कि कब हुआ तो यहाँ देखते हैं 19 ऑफ सितंबर 1960 को हुआ। ठीक है, किस किस के बीच हुआ और इसमें मीडिएशन का काम किसने किया, तो यहाँ पे मीडिएशन का काम किया वर्ल्ड बैंक ने। और अगर देखें ट्रीटी जहाँ पे हुई वो प्लेस कौन सी थी, तो वो कराची। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अगर बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इसमें मीडिएशन का काम किसने किया, वर्ल्ड बैंक ने किया था। और ये ट्रीटी कब हुई थी, पाकिस्तान के कराची शहर में हुई थी। क्लियर है? और कब, तो 1960। अब इसमें हुआ क्या, तो सीधी सी बात है कि ये जो रिवर हैं, ठीक है, इंडस की, इनके पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, बस ये बात है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। राइट? और हमने देखा, ये भी हमने बात की कि उस वक्त इंडिया को कौन आगे था, कौन लीड कर रहा था, और पाकिस्तान को कौन, तो जनरल अयूब हैं और यहाँ इंडिया से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपने ये करना है। राइट? या ईयर पूछा जाए या कौन सा तारीख, तो आपको पता चलेगा ओके 19 सितंबर 1960। मे भी हो सकता है कि 19 सितंबर आप भूल भी जाएं, बट 1960 आपने हमेशा याद रखना है, ये है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। देन और देखते हैं, अब ये देखिए यहाँ पर वो छोटी छोटी रिवर्स भी हैं, तो इस मैप को ध्यान से देखना है कि अच्छा किशन गंगा कहाँ पर है, किसकी है। इसको बड़ा करूँ, राइट? ओके, अब विजिबल है? ठीक है, दिख रहा है? राइट, बट इसके पीडीएफ भी आपके पास पहुंच जाएंगे, तो ध्यान रखें। अब यहाँ पे पता चल रहा कहाँ कहाँ कौन सा, ये देखिए जो नीला सा ये पानी दिख रहा है ना, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स बने हुए। वुलर लेक कहाँ पर, ये भी पता चल रहा है। कौन सी रिवर है वुलर लेक से, कौन सी निकलती है बताइए, कौन सा है वो, चेनाब या झेलम है वुलर लेक? राइट, तो किशन गंगा वाला वो पानी कहाँ आएगा, वुलर लेक, तो झेलम। राइट, ठीक है, अभी आपको और आगे पता चलेगा। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि बंटवारा तो किया गया, और जब इसमें किया तो इसमें डिस्प्यूट सेटल करने का एक मैकेनिज्म बनाया। वो क्या बना दिया कि 3 टीयर सिस्टम बना दिया कि भाई एक होगा, सबसे पहले एक परमानेंट एक कमीशन बना दिया जाएगा। कमीशन बनाएंगे, वहां रिजॉल्व नहीं हो तो क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेंगे। न्यूट्रल एक्सपर्ट अगर नहीं कर पाता देन तब हम जाएंगे, फिर हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, मध्यस्थता के लिए न्यायालय जो होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो ये इसके अंदर पूरा का पूरा मैकेनिज्म बनाया था। अब पाकिस्तान ने क्या किया, बाईपास कर रहा है यहाँ पर। पहले उसने खुद डिमांड की कि इसमें हमें दिक्कत है, तो पहले दोनों देश बैठे, भारत और पाकिस्तान बैठे, जो कमीशन है, राइट, परमानेंट एक कमीशन बनाया, आयोग बनाया गया, दोनों ने बैठे, रिजॉल्व नहीं हुआ। पाकिस्तान ने डिमांड की कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करना होगा। प्लीज प्लीज बैठिए। सो पाकिस्तान ने डिमांड की कि एक न्यूट्रल एक्सपर्ट करना होगा, तो पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया। बाद में पाकिस्तान कहता अरे नहीं नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं, हमारे को तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना, मध्यस्थता के लिए न्यायालय में जाना है। इट मीन्स अब वहां पे बात क्या हो रही, यही तो हो रही, इंडिया ने इसी चीज पर अपना ऑब्जेक्शन उठाया है कि पैरेलली दो कैसे पॉसिबल है कि दो अलग अलग जगह पे चलता रहे मामला। फिर कभी किसी एक ने अगर उस पर कोई डिसीजन दिया तो दूसरे के साथ समस्या हो जाएगी।
क्लियर है? यही भारत की आपत्ति। तो इंडिया ने क्या बोला, भाई देखो 1960 में ट्रीटी हुई थी, उसमें ऑलरेडी एक क्लॉज है कि अगर कोई भी देश इस पर किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन रेज करता है तो वहां पर इस ट्रीटी को रिव्यू किया जा सकता है, इसको रिन्यू किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। यही मुद्दे हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं पिछले एक सप्ताह से ये खबर बड़ी चर्चा में चल रही कि इंडिया की जीत हो गई, इंडिया जीत गया। राइट, यही खबर है ना, न्यूज़पेपर्स में यही मिला। आपने जहां भी देखते होंगे न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पे, इंडिया इस ट्रीटी को जीत चुका है। इसका मतलब है, न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा भाई देखो पाकिस्तान, मतलब उनको कहा कि यहां पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने की भी जरूरत नहीं है, हम इस मामले को देख रहे हैं। और राइट, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो इंडिया जो बात कह रहा था, इंडिया को बात को न्यूट्रल एक्सपर्ट ने एक्सेप्ट किया, उसने मान लिया कि इंडिया का जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड है। तो यही है और कुछ नहीं, जीत हार वाली बात नहीं है। बट क्वेश्चंस कहां से बनते हैं हमने उन मुद्दों को भी देखना है। ठीक है। सो अब ये जो 3 टियर सिस्टम है, मैकेनिज्म है जो डिस्प्यूट सेटल करने का, उसी को लेकर के बात हुई थी और वहां पर चीजें हो गई। बट इससे रिलेटेड और जो इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम बहुत जरूरी है, हम उस सब पे बात करेंगे क्योंकि कहानी तो खत्म हो जाती है। बट आगे क्या देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है भाई। अच्छा देखिए, रन ऑफ द रिवर, जो मैंने आपसे कहा कि इस पे 2 प्रोजेक्ट्स बनाए गए, एक रातले की जहाँ पे, जिस पे ऑब्जेक्शन किया गया है, रातले और किशनगंगा, दोनों में ही क्या है ऐसे समझ जाइएगा। देखिए आ जाते हैं हम लोग, ये आ गया ये, राइट। ये देखिए, अगर यहाँ पर एक डैम बनाया तो इस डैम से हो क्या रहा है कि ये पानी जो है नीलम, जिसे रिवर कहा जाता है, राइट, किशन गंगा, तो वहां पे भी जा रहा है। और एक टनल बना दी, और वो कहाँ तक आ रही, वोलर लेक में आ रही, झेलम। तो वो टनल, और यहाँ पे टरबाइन लगा दिया, ठीक है, जनरेट करने के लिए, क्या, बिजली जनरेट करने के लिए जनरेटर लगा दिया। ठीक है, जैसे डायनामो होता वो उस सिद्धांत पे काम करता, वो लगा दिया। दैन फिर वो ग्रिड में चली जाएगी बिजली। तो उस पानी को कहीं रोका नहीं जा रहा है, राइट। जबकि जब 1960 में एग्रीमेंट हुआ था तो बोला था कि एग्रीकल्चर के लिए भी यूज किया जाएगा। हालांकि बात कुछ ऐसी थी कि 20% का ही अधिकार मिलेगा किसको, इंडिया को, 80% राइट किसको, पाकिस्तान को। तो वो मुद्दे इसमें सारे हमें अभी देखने को मिलेंगे, इन बातों का आप ध्यान रखें। ओके। अब अगर हम यहाँ देखें किशन गंगा की अगर बात करें, तो किशन गंगा कहाँ पर, बांदीपुर, बांदीपुर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, राइट, कश्मीर का। और अगर इस पे देखा जाए तो क्या, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जिसमें हमने बात की कि इसमें पानी किस तरह से बहता हुआ पानी होगा, रोका नहीं जाएगा किसी तरह से। क्लियर कर लीजिए भाई, देख लीजिए, चलाना बंद करना जो भी करना हो। अब ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ये 330 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा। अच्छा एक चीज आपसे पूछूंगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या इसको रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज में हम शामिल करेंगे? अब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर वो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं तो फायदेमंद हैं। अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं भाखड़ा नंगल जैसे, तो क्या नुकसान है? या नर्मदा प्रोजेक्ट है पूरा नर्मदा वैली का, तो क्या नुकसान है? क्या नुकसान है बताइए? ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या पर्यावरण के दृष्टिकोण से, कि इन्वायरमेंटल अगर हम देखें इश्यूज, बड़े डैम में ज़्यादा आते हैं छोटे में आते हैं? यस प्लीज़ आप बताएंगे। राइट, मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर कभी भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो अगर बड़ा डैम बनाया जाएगा तो क्या हो, उसका जो उसका कैचमेंट एरिया होगा, पानी जो भरेगा वो भी तो ज़्यादा बड़ा होगा। उस इलाके में रहने वाले जो लोग होंगे, जो गांव होंगे, विलेजर्स होंगे, उनको रिहेबिलिट किया जाएगा, किसी दूसरी जगह भेजा जाएगा। तो जहाँ पे कई कई सालों से वो लोग रह रहे हैं, तो एक तो पुनर्वास की समस्या आएगी कि नई जगह पे जाएंगे नए तरीके से, वहाँ की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी डूब जाएगी, वहाँ के जो फॉरेस्ट है वो भी डूब जाएंगे। लेकिन अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं हाइड्रो पावर के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो किस तरह के बनेंगे, वो बनेंगे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होंगे। तो वो बहुत बड़े नहीं बनाने, उनके लिए बहुत ज़्यादा पानी स्टोर नहीं करना है, राइट। वो रिजर्वायर छोटे छोटे बनेंगे, बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर नहीं बनाने पड़ेंगे कि हमें पानी बहुत ज़्यादा रोकना है, उसके कारण बहुत सारी चीज़ डूब में चला जाता है। और डूब में अगर वो क्षेत्र जाएगा तो वहाँ के लोगों को दूसरी जगह बसाने की समस्या होगी, नए सिरे से उनको फिर अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी, और इन्वायरमेंटल इश्यूज आएंगे। अच्छा मुझे जुड़ा हुआ एक मुद्दा बताता हूँ, मेधा पाटकर, जानते हैं आप लोगों ने नाम सुना है मेधा पाटकर का? कोई बताएगा क्यों जानते हैं आप उन्हें? यस प्लीज। इन्वायरमेंटलिस्ट बोल सकते हैं हम उनको। ओके।
उन्होंने जो नर्मदा पे जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनके इन्हीं मुद्दों को उठाया है, रिहेबिलिटेशन का मुद्दा उठाया है कि लोगों को एक से दूसरी जगह पुनर्वास। और कई बार देखा गया है कि जो डैम बनाए जाते हैं उसकी ऊंचाई तो बढ़ा दी जाती है, मतलब पानी उतना पीछे उतना कैचमेंट एरिया बढ़ता जाएगा ना, उतना पूरा पानी भरता जाएगा। तो उन कई जगह पे देखा गया कि प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ही नहीं हुआ, लोगों को उसकी जगह जो उनकी ज़मीन डूब रही है दूसरी जगह ज़मीन नहीं दी गई है, दी गई है तो वहाँ पर कैसी है, फर्टाइल लैंड नहीं है, बैरन लैंड है, मतलब ऐसी ज़मीन है जिसमें खेती नहीं कर सकते हैं, वहाँ समस्या हो जाती है। तो ये मुद्दे उन्होंने उठाए थे, इन्वायरमेंटल इश्यूज को। और इन मुद्दों के कारण उनको और उनके एनजीओ को कौन सा अवार्ड मिला था, तो बताना चाहेगा कौन सा अवार्ड होते हैं, कई सारे होते हैं ना, नोबेल नहीं मिला, और इसके अलावा कोई इंटरनेशनल लेवल का और बताइए। मैग्सेसे अवार्ड जो किरण बेदी को मिला था, राइट। मैग्सेसे अवार्ड मिला था, किरण बेदी को ही मिला था, आप सब याद रखते हैं, अरुंधति को भी मिला था, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और ये एमपीपीएससी कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मेधा पाटकर के बारे में लिखना है तो 2 और 3 लाइन्स में लिखना होता है, और वहाँ पर ये भी आता है कि उनको अवार्ड कौन सा मिला था, राइट। तो ये बातें भी जानना है कि अगर हम इस तरह से पढ़ते तो संबंधित जो बातें हैं वो भी हमें देखनी है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया दो बातें, और हमने बातें क्या की कि किस तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। अब ये आप अपने ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं इस नॉलेज को, और अपने इंटरव्यू में भी कर सकते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को कि अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो क्या इश्यूज आएंगे, तो इस तरह के इन्वायरमेंटलिस्ट लोग आकर के खड़े हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं करने देंगे, सालों साल लग जाएंगे, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी तो बढ़ेगी, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, तो किसको नुकसान है, देश को नुकसान है। इन बातों का ध्यान रखना। देखो अब आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, आप 5th 6th के बच्चे नहीं हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे भी नहीं हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, यूपीएससी के लिए, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। ऐसे में आपका सोचने का तरीका थोड़ा बदलना होगा, आपको एक इशू नहीं पकड़ना जबकि उसके जितने डायमेंशंस होते हैं उन सारे कि इसका पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, या सामाजिक सोशल इश्यूज क्या आएंगे। क्लियर है, क्यों, क्या सोशल इशू कोई होता है, क्या होगा अगर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं होगा उन लोगों का, शहरों में आ जाएंगे, स्लम्स बढ़ जाएंगे, स्लम्स के इश्यूज अलग होंगे, क्राइम रेट भी बढ़ेगा शहरों का, और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो जाएगा, जिसके कारण हम क्या बोलते हैं, झुग्गियां बस जाती हैं, छोटी छोटी कॉलोनीज होती हैं, प्रॉपर वहाँ सैनिटेशन नहीं होता है, कई सारी दिक्कतें आती हैं ना। लग रहा होगा ये क्या जोड़ रहा हूँ, लेकिन ये सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं भाई। अगर आप इन बातों को समझेंगे तो मज़ा आएगा आपको। क्लियर है, सारी चीज़ें जब आप एडिटोरियल्स पढ़ने की एडवाइस क्यों देते हैं हम लोग, इसलिए बोलते हैं कि आप एडिटोरियल्स को पढ़ा करें न्यूज़पेपर में, ताकि आपका दिमाग खुले, हर डायमेंशंस को आप कवर करें। अगर आप कहीं जाते हैं अपने आंसर या ऐसे में सारी चीज़ों को टच करते हैं, चलो क्वेश्चन जो स्पेसिफिक पूछा उस पर जवाब दोगे, बट ऐसे अगर आता है, राइट, तो वहाँ तो आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। और अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वहाँ अलग अलग डायमेंशंस जब खोल के बताएंगे तो तय मानिए कि आपको जो सुनने वाला है वो बड़ा खुश हो जाएगा कि हाँ ये कुछ अच्छी डाप्त रखते हैं और सही बात बता रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो हम आगे बढ़े। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक वर्ड दिया हेग, ये हेग कहाँ पर है, हेग, ये सिटी कहाँ पर है, हेग, हैग, यस हेग, हेग हैग कहाँ पर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम सुना आपने, कहाँ पर है वो हैग, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जो लोग इसको ऑनलाइन देख रहे होंगे वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, राइट, और आप सब भी मुझे भेजेंगे, ठीक है। ये कहाँ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं तो यहीं पर 2013 में भी जब मामला गया और यहाँ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जब फैसला सुनाया था इस प्रोजेक्ट पर, कौन सा, किशन गंगा पर, कि इंडिया को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर उसने किस तरह का डैम बनाया, रन ऑफ द रिवर, कि पानी को वो ब्लॉक नहीं कर रहा है इस तरह से कि कहीं डाइवर्ट करके उसी रिवर में वापस छोड़ रहा है, राइट। जो किशन गंगा है वो इसी का ट्रिब्यूटरी है, राइट, तो वो पानी भी उसी रिवर में जा रहा है, देखो यहाँ से घूम के भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, तो ये किशन गंगा, राइट, तो यहाँ पे कहाँ पहुँच जा रहा है, यहाँ पे झेलम। अब देखिए मैंने कुछ देर पहले आपसे पूछा था एलओसी और एलएसी, तो अब हम अगर यहाँ देखेंगे तो जो नीलम वैली जिसे बोला जाता है, नीलम रिवर, नीलम घाटी, ये देखिए कौन सी नदी यहाँ पर बना रही है, जिसे आप झेलम कहते हैं, राइट, वो झेलम यहाँ भी और राइट ये भी। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। आगे बढ़े तो एलएसी कहाँ के बीच में है, एलओसी पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़े,
इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। यहाँ से संबंधित जितनी बातें वो बता दी। ये जरूरी नहीं कि कोई पूछे कितने मेगावाट का है। लोग ये पूछेंगे कि कब बनना शुरू हुआ, डिस्प्यूट क्या है, और क्या है पाकिस्तान में इस रिवर को क्या कहा जाता है, पाकिस्तान ने क्या आपत्ति की। इतनी सी बात है, चलाना है चला लीजिए। तो जगह बदल लीजिए। मैं बार बार सोच में पड़ जाता हूँ बच्चों को क्या परेशानी हो गई है। अब एक प्लीज। हाँ देखिए, ये एक बेसिक सी अगर हम बात करें कि एलओसी किस किस के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट। लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब एक होगा एलईसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल एक तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे मान ली गई है। ये मान लीजिए जैसे एक इंटरनेशनल बॉर्डर होती है दो देशों के बीच में, इसको मान लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया, बस अभी तक पेपर पे नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ से बीएसएफ लगी है, वहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर जो पुलिस है वो लगी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर आज भी डिस्प्यूट लगातार चल रहे हैं बॉर्डर को लेकर के। पेट्रोलिंग कौन कहाँ तक करेगा, इंडिया और चाइना। अगर सिक्किम की बात करें, डोकलाम प्लेटू की बात करें, फिंगर टिप की बात करें, या फिर पेंगोंग लेक, कौन सी लेक है लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक मूवी आई थी ना, थ्री इडियट, फोनशुक बांगड़ू वहाँ मिला था। और वर्तमान में लद्दाख का फोनशुक बांगड़ू कौन है, जो वहाँ पे एक एजिटेशन मूवमेंट चला रहे हैं कि लद्दाख को क्या किया जाए, यूनियन टेरिटरी तो बना दिया, बस उसको सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल किया जाए। सोनम वांगचुक, गुड। और सोनम वांगचुक को हम क्यों जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए, जिसके कारण हर मौसम में, मतलब गर्मी के मौसम में भी, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होगा, तो गर्मी के मौसम में भी पीने का पानी और काय के लिए, नहाने के लिए, खेती के लिए पानी उपलब्ध हो सके। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा। अब आप जाएंगे कहीं कोई डॉक्यूमेंट्री सर्च करना, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स और सोनम वांगचुक का नाम टाइप कर देना, आपको खबर मिल जाएगी। नहीं मिले तो अगले दिन मैं बता दूंगा। क्लियर है। आगे बढ़े। अब हम देख रहे हैं रातले प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे। देखो क्वेश्चन जहां से आते हैं हम उसकी बातें करेंगे। तो कौन सी रिवर पर है, तो पता चलता है कि राइट वो कौन सी रिवर है, प्लीज बताइए। झेलम या चेनाब, चेनाब। और किशनगंगा, झेलम, राइट। सो यहाँ भी अगर हम देख रहे हैं तो सेम वही चीजें हैं यहाँ पर भी, और सेम इशू यहाँ पर भी रेज किया गया, और इसको लेकर के फिर वही मुद्दे आए इंडिया और पाकिस्तान के बीच के, राइट। अब ये कोई नहीं पूछे कितने मेगावाट की, कि अच्छा वहाँ 330 तो 850, इसको आप भूल भी जाए, बट रिवर नहीं भूलना है आपने, इस बात का ध्यान रखना है। किन को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है वो ध्यान रखना है। अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है, तो वो आपने ध्यान रखना है। गुड, आपने सर्च कर लिया अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, राइट। सो अब देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान कर क्या रहा है। जो कहानी मैंने सुनाई बस उसी की बातें कर रहा हूं मैं। तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि भाई देखिए, आप इन पे जो ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आप ये नहीं बना सकते हो। ऑलरेडी इस ट्रीटी में लिखा हुआ है कि आप पानी को रोकेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा हम पानी को नहीं रोक रहे हैं, ठीक है, पानी को हम बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, पानी लगातार बहता रहेगा। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स बना ही रहे, क्योंकि यहाँ से पानी आया, पाइप में डाला, इधर निकाला, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आलू डाल के सोना निकाल ले, पानी डाल के बिजली निकाल लें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुस्कुरा देते हैं आप लोग बस सुन के, ठीक है। सो अब देखें, तो अब इंडिया ने क्या किया, जब पाकिस्तान ने इस तरह की बात की कि जो मैकेनिज्म है डिस्प्यूट सेटल करने का, तो वहां पर इंडिया ने बोल दिया भाई देखो ऐसा है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में तो जाने की जरूरत नहीं है। परमानेंट जो आयोग है इंडस रिवर को लेकर के हमने उससे बात की, नहीं सेटल हो रहा है, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट वाली बात है, आप उस पर भी राजी नहीं है। तो इंडिया ने दो नोटिस भेज दिए पाकिस्तान को, भाई ये ट्रीटी हम खत्म करना चाहते हैं। ये है मुद्दा, ये ट्रीटी हम खत्म करना चाहते हैं। और ये होता है दबाव की राजनीति, एक टैक्टिक्स होती हैं दो कंट्रीज के बीच में, कि भाई कैसे किसके ऊपर प्रेशर बनाया जाए। नॉर्मली हर जगह होती है, फैमिली में भी तो होती रहती है ना ऐसी चीज़ें, बट दो कंट्रीज हैं तो उनके बीच में तो इंटरनेशनल इश्यूज बन जाते हैं। टैक्टिक्स है उनकी, क्या करना है। तो वहां पर जब मुद्दा ये आया, तो उन्होंने कहा भाई देखो नहीं, और न्यूट्रल एक्सपर्ट का तब तक बात आ गई, और न्यूट्रल एक्सपर्ट ने कहा मेरे ख्याल से जनवरी के फर्स्ट वीक में आया ये, और उसने बोल दिया ऐसे ही कुछ है कि 22 जनवरी को आई खबर। आप लोग देखते नहीं न्यूज़पेपर, लगता है अच्छे से देखते हैं कि नहीं, राइट। तो पाकिस्तान ने जब बात की, तो इन्होंने बोला कि सॉरी हम नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस ट्रीटी का आर्टिकल कौन सा, ये 9, आर्टिकल 9 में साफ कहा है यहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट करने का एक मैकेनिज्म दिया है, हम उसको फॉलो करेंगे। और 3 टियर सिस्टम है, पहला परमानेंट कमीशन, तो वो है। सेकेंडरी न्यूट्रल एक्सपर्ट, तो राइट हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्लियर है, एनी इशू, राइट, क्लियर है। तो यहां पर सवाल आता है कि भारत बदलाव क्यों चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की बार बार ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। इस कारण कोई भी प्रोजेक्ट अगर लेट होता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है,
उस एरिया में रहने वाले लोगों का जो हम क्या कर सकते थे, क्या इंप्रूव कर सकते थे, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड को हम इंप्रूव कर सकते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। भाई 24 घंटे बिजली मिलेगी, बिजली मिलेगी तो लोग वहां जाएंगे ना, बच्चे वहां के पढ़ पाएंगे, मोबाइल टावर वगैरह के जनरेटर यूज नहीं करना पड़ेगा, बिजली मिलेगी उनको। और क्या होगा, अगर कहीं बिजली पहुंचती तो लोगों के जीवन पे अच्छा असर होगा ना। तब तो वहां पे कोई छोटे मोटे क्या करेगा, माइक्रो लेवल पर कोई इंडस्ट्रीज की बात भी सोचेगा कि चलो यहाँ पर एप्पल बहुत होता है, एप्पल सीडर बनाएंगे, ठीक है, या फिर बोलेंगे चलो जूस बनाएंगे। भाई हम बात यही तो करते हैं ना। एमएसएमई में क्या होगा, छोटे छोटे लेवल पे, ताकि इंडस्ट्रीज हो, लोगों को एक से दूसरी जगह माइग्रेट करके बड़े शहरों में ना जाना पड़े। तो उससे हम बहुत सारी, मतलब जो गांधीयन जो फिलोसफी थी उसी को तो हम कई जगह अडॉप्ट करते हैं कि भाई लोगों को जो जहाँ रह रहे हैं उनको वहीं रोजगार दिया जाए। डॉक्टर कलाम का नाम जानते हैं आप लोग, मिसाइल मैन, उन्होंने भी बोला था, PURA पूरा की बात करते थे कि प्रोवाइड प्रोवाइड अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। अगर रूरल एरियाज में हम अर्बन एम्यूनिटीज को प्रोवाइड कर देंगे तो कोई क्यों गांव को छोड़ करके शहर में आएगा। अगर बच्चों को अच्छे स्कूल, और देखिए अगर कोई अच्छा टीचर तभी गांव में जाएगा, वेजेस सैलरीज उसकी अच्छी दे दो, और उसको क्या कर दो, उसको वहाँ इंटरटेनमेंट की व्यवस्था कर दो। आज के ज़माने में जो चाहिए इंटरनेट चाहिए, और वो मिलेगा बिजली से, सोलर वाला तो भाई ठीक है, ठीक है। और तो इसलिए अगर हम बात करें तो कॉस्ट बढ़ जाती है, उस जो पैसा बचता वो क्या करता, उस इलाके में आप सबको पता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते हैं ना, अलगाववादी आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन, स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती थी। क्या होता था, आज भी आप देखिए, अभी जब भी कभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पॉलिटिकल रैलीज निकालते हैं तो आपको क्या लगता है सारे के सारे आइडियोलॉजी के कारण आते हैं? नहीं, वो आते हैं हरी पत्ती के चक्कर में। क्या हरी पत्ती मतलब 500 का नोट, उनको एक दिन का मिलता है 500 रुपये। अगर बाइक से आएंगे तो 1 लीटर 2 लीटर जो पेट्रोल है वो मिलेगा, खाने का पैसा मिलेगा, शराब पीने के शौकीन है उनको दारू की बोतल मिलेगी। जब ये मिलता है तब वो आते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपने अड़ोसी पड़ोसी से पूछना भाई ऐसा होता है कि नहीं, और जो जाते वो बताएंगे। इवन लोगों को ठेका दिया जाता है। तो सेम स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं कश्मीर में इसलिए होती थी, वहां के लोगों को जब रोजगार नहीं होगा, जब वो स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा, बेकार पड़ा रहेगा, तो कोई उसे 500 रुपये देगा, जाओ वो सैनिक खड़े हैं, जाके आपको पोस्ट पे पत्थर फेंकने चला जाएगा। लेकिन अगर वहां पर जो प्रोजेक्ट है, अगर कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए 10,000 करोड़ का है और टाइम पे अगर वो बन जाता है, तो हो सकता है कि वो 9,000 करोड़ में ही बन जाए, अगर करप्शन ना हो उससे कम में ही बन सकता। अगर वो 10 साल डिले होता है तो क्या होगा, 2007 का प्रोजेक्ट आज 2024 में भी लटका हुआ है, कितने साल निकल गए, इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि सैलरीज पूछोगे 2007 में क्या थी और आज क्या है, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। अंदाज़ा लगाइए, 17 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। इन 17 सालों में हमने देखा कि 2016 में तो 7 पे कमीशन आ गया, अब तो 8 पे कमीशन की बात हो रही है। क्लियर है? तो इन्फ्लेशन जब बढ़ रही तो महंगाई बढ़ रही है। क्लियर है? 2017 की अगर मैं बात करूं तो डीजल का रेट होता था उस वक्त 56 रुपीज़, और आज कितना है, 92 रुपीज़। कितना है डीजल, राइट, इतना है ना। तो 2007 में कितना रहा होगा, मतलब एक बताया मैंने कि आप सोच के देखिए। तो अगर उसकी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है, जब कॉस्ट बढ़ रही तो वो पैसा हम नया स्कूल बनाने में लगा सकते थे, नया कॉलेज बनाने में लगा सकते थे, उस एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में लगा सकते थे, क्लिनिक्स खोल सकते थे, हॉस्पिटल्स खोल सकते थे, उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप्स दे सकते थे जो स्टोन पाल्टिंग के लिए चले जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से प्रोजेक्ट डिले ना हो, उस एरिया में डेवलपमेंट हो, और जब उस एरिया में हम डेवलपमेंट करके देगी, वहां की गवर्नमेंट करके देगी, तो कभी अगर आप रोज पैसा कमाने जाएंगे तो क्या पत्थर उठाएंगे? नहीं ना। इंसर्जेंसी जैसी घटनाएं कम होंगी। क्लियर है? ये भी कहीं ना कहीं चीजें, और इंडिया इन बातों को समझता है। सेकेंडरी इंडिया की और क्या होती है, इंडिया की इमेज खराब होती है कि इंडिया का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और एक कंट्री ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और इतने सालों से डिस्प्यूट रिजॉल्व ही नहीं हो रहा। इट मीन्स इंडिया क्या हो गया, पावरलेस। अरे इसका दम ही नहीं है, जो जाए थप्पड़ मार के निकल जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब इंडिया बोलता आई एम विश्व गुरु, भाई ऐसी विश्व गुरु बन जाओगे, अपनी स्ट्रेंथ तो दिखानी पड़ेगी ना। तो ये बात वो भी है, इस तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है तो एक तरफा नहीं चलेंगी चीजें। भाई हम भी जिद्दी हैं, हम भी अड़ गए ना जी, हमें ट्रीटी खत्म करनी है, नहीं रखनी है। फिर वो क्या होगा, सामने वाला अपने आप, अरे नहीं भाई जो मिल रहा है ये भी ना मिलेगा, नए सिरे से अगर हुआ। क्योंकि तब से अब तक इंडिया बहुत बदल चुका है। ठीक है, लीडरशिप के तौर पे देखें या इकोनॉमी का अगर हम देखें, दोनों चीज़ों में हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर इंडिया ने एक सही स्ट्रेटजी को चूज किया और उसने भेज दिया नोटिस 2 बार पाकिस्तान को कि भाई ये जो ट्रीटी है ना हमें नहीं चाहिए। और ये क्या टर्म यूज किया जो हम कहते हैं ना,
टैंट्रम करते हैं बच्चे, हठधर्मिता करते हैं, मचल जाते हैं, वो मचल रहा है कुछ नहीं कि भैया हमें नहीं करना। तो इंडिया ने कहा ओके मत करो, हम जो इसका क्लॉज है हम उसका यूज करते हैं, और भेज दिया नोटिस। तो कुल मिलाकर के यहाँ अगर हम देखें तो यही बातें हैं। इंडिया क्यों चाहता है इस बात को समझिएगा। आप लोग पढ़ भी लिया करें, जो कहानी मैंने सुनाई है और नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे तो आप देख लेंगे कि क्या है। राइट, ओके। सो अब अगर हम देखें, और यहाँ देखिए जो मैंने कहा कि अगर हमने बात की क्लॉज 9 की बात की, यहाँ पे क्लॉज 12 का 3 क्या बोलता है, दोनों सरकारों के बीच समझौते को बदला जा सकता है। अगर एक बोलेगा भाई मैंने नहीं रहना, तो दूसरा क्या जबरदस्ती रह लेगा? मतलब बदल, मतलब ऑलरेडी क्लॉज है। अगर इस ट्रीटी में क्लॉज नहीं होता तो हम सोचते हैं भाई क्या करें, लेकिन ऑलरेडी क्लॉज दे रखा है। ठीक है, तो यहां से इंडिया ने इस क्लॉज का फायदा उठा रहा है, इंडिया की राइट क्या करना है। और ये जो खबर है तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जो मेरा सोर्स है इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, और ये तारीख है 21 जनवरी, जिस दिन ये खबर न्यूज़पेपर में आई थी। और आज हम कब बात करें, 27 जनवरी। राइट, सो आप भरोसा रखें, खबर है, पक्की खबर है, मैं बोलूँगा सूत्रों के द्वारा नहीं, ये पक्की खबर है। और क्या है, और किसे हम इंडिया बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जीत गया, क्यों जीत गया? क्योंकि यहाँ पर बोला कि भाई न्यूट्रल एक्सपर्ट ने मान लिया कि भाई इंडिया अपनी जगह सही है, इंडिया जो कह रहा है अपनी जगह सही, बस ये खबर है रियल। लेकिन जब हमने इस खबर पे बात की तो हमने क्या क्या बातें की, हमने देखा कि वो कौन कौन सी रिवर हैं इसके अंतर्गत। राइट, देखिए हमने यहाँ पे बात की कि कौन कौन सी रिवर हैं, कौन सी ऐसी रिवर हैं जिस पर इंडिया को पाकिस्तान को मिला है उनके वाटर को यूज करने का, इंडिया को कौन सा मिला है, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, इन पे प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। यहाँ देखा एलओसी किस तरफ है, एलएसी किस तरफ है। राइट, कौन से, इसके अलावा हमने ये देखा कि यहाँ पर ये इस रिवर पर ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो राकसताल, मानसरोवर, इस पे कौन सा बड़ा है, भाखड़ा नंगल। हमने बात की दुनिया की सबसे लंबी कैनाल कौन सी है, इंदिरा गांधी कैनाल। राइट, हमने ये भी बात की जो राजस्थान को हरा कर गई। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल दुनिया की सबसे लंबी कैनाल है, सबसे लंबा मतलब इरिगेशन सिस्टम है। राइट, सो हमने ये सारी बातें की। ठीक है, ये दिख रही है आपको कौन कौन सी रिवर कहाँ है। तो आप इस तरह से सिर्फ एक खबर आई, वो तो बहुत छोटी सी खबर थी, उसको 2 मिनट लगते, मैं बोलता भाई इंडिया जीत गया ये हुआ ये, बट हमें उसको इतने डायमेंशन से कवर करना कि चाहे वो मेंस हो, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे इंटरव्यू हो, या आपका ऐसे का पेपर हो। हमने यहाँ इन्वायरमेंट पे बात की कि क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं, सोशल इश्यूज किस तरह के आते हैं। तो हर खबर पर जब आप रखेंगे अपनी पूरी नज़र, तब आप अपनी एक मुकम्मल पर्याप्त तैयारी कर पाएंगे। और देखिए जो भी अभी जैसे बातचीत की कि ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली के इंस्टीट्यूट से रेशियो ज़्यादा होता है सक्सेस का, रीज़न वहाँ होता है कि वहाँ पे इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ होते हैं। राइट, और मेरा पिछले 20 साल का अनुभव दिल्ली में पढ़ाने का है, और वही चीज़ मैं यहाँ पर प्रतीक सर के यहाँ पर वही चीज़ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मैं वही चीज़ यहाँ पर डिलीवर करूँ। और मैं पहले दिन से, जो लोग पहले से बैठ रहे हैं उनको मैं एक ही चीज़ बोलता था कि देखिए मैं आपको कुछ पका के नहीं देने वाला, बस आपको इस लायक बना दूंगा कि चीज़ों को खुद आप न्यूज़ को पकड़ पाएंगे कि एग्जाम में क्या आना है। वो लगातार मैं डेली आपकी जब मदद करूंगा, विद इन 2 और 3 मंथ्स आप इसने अपने आप को इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आपको एग्जाम निकालना लगे यार भोपाल में रह के हम निकाल सकते हैं, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। वैसे सच बताइए, क्या आप लोग पहले इसी ढंग से सोचते थे? सच सच बताइए, मतलब ये बटरिंग नहीं करना, मुझे खुश नहीं करना है, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग कितने और ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, कितने और ऊपर अपने आप को उठा पा रहे हैं। सोचने का तरीका ये होता था बस हमने ट्रीटी पढ़ी, सन देखा, किसके बीच में ट्रीटी खत्म, क्या हम इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जब कोई बताएगा हम तब पढ़ते थे। बट मैं कह रहा हूँ खुद से सोचना शुरू करो, और जब हम उस पर इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं उसी चीज़ को, भाखड़ा नंगल पे लगा रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे, और बता दें रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप जाएंगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है, हीराकुंड डैम जैसा नहीं है, सरदार सरोवर जैसी चीज़ें नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत सारे सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज भी जनरेट होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसी देश के तो वो नागरिक हैं भाई, तो उनके लिए भी तो सोचना है, तो बेटर है छोटे छोटे बनाओ। ठीक है, सो ये खबर थी आज की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको दोबारा से अच्छे से सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, और जो भी आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप बताएंगे। और प्रीवियस ईयर्स में आप एक बार देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते, तो आपको वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लियर है? राइट, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने अच्छे से पेशेंटली मेरी बातों को सुनते हैं। तो हम मिलते हैं फिर अगले दिन। क्लियर है? ओके।